Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, we are going to discuss the session number 3 of chapter number 5, social groups. Beta, in this session, we are going to discuss organizational environment. यानी कि बेटा जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो एनवायरनमेंट है वो बहुत बड़ा मैटर करता है, उसकी बहुत बड़ी अहमियत होती है। जैसे मैंने आपको याद होगा शुरू में मैंने आपको कहा था कि बेटा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और बेनजीर भुट्टो शेख यूनिवर्सिटी लियारी, ये दोनों तो यूनिवर्सिटीज हैं। टीचर्स वहां पे भी हमारे यहाँ भी हैं, स्टूडेंट्स वहां पे भी हमारे यहाँ भी हैं, कंप्यूटर्स वहां पे भी हमारे यहाँ भी हैं। लेकिन ऐसी कौन सी चीज है जो ऑक्सफोर्ड को ऑक्सफोर्ड कर रही है और हम ऑक्सफोर्ड वालों की लेवल पे नहीं जा रहे? तो बेटा वो है ऑर्गेनाइजेशनल एनवायरनमेंट। उन लोगों का एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा हेल्दी है और हमारा एनवायरनमेंट इतना ज्यादा हेल्दी नहीं है। आप लोग उन लोगों की क्लासरूम्स में जाएंगे, उन लोगों के जो टीचर्स के लेक्चर्स होंगे वहां पे जाएंगे तो आपको एक और खुशबू दिखाई देगी। हमारे यहाँ वो चीज नहीं होगी। वो जो बच्चे बैठे होंगे पार्क में बैठे होंगे, 5 बच्चे बैठे होंगे, वो वहां पे किताबें एक दूसरे के साथ डिस्कस कर रहे होंगे, आइडियाज डिस्कस कर रहे होंगे, थ्योरीज डिस्कस कर रहे होंगे। हमारे यहाँ पार्क्स में बच्चे बैठे हैं, कपल्स बने बैठे होते हैं और सेल्फियां बनाते रहते हैं। तो बेटा ये एनवायरनमेंट होता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन का, जो बहुत ज्यादा मैटर करता है कि वेदर यू आर गोइंग टू परफॉर्म वेल और वेदर यू आर गोइंग टू परफॉर्म पुअरली। So beta, in this session we are going to discuss a organizational environment. All organizations exist in the larger world. यानी कि बेटा ये जितनी ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये इस दुनिया में पाई जाती हैं। How well any organization performs depends not only on its own goals and policies but also on the organizational environment. यानी आया आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है ये अच्छा परफॉर्म करेगी या बुरा परफॉर्म करेगी, ये सिर्फ उसके अपने गोल्स पे डिपेंड नहीं करता कि आपने किस तरह के गोल्स सेट किए हुए हैं। आपकी पॉलिसीज पे डिपेंड नहीं करता कि आपकी पॉलिसीज क्या हैं, आप जो है वो किस किस टाइम में बच्चों को बुलाते हैं, क्या है क्या नहीं है। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन का जो एनवायरनमेंट होता है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कि वेदर योर ऑर्गेनाइजेशन इज गोइंग टू परफॉर्म वेल और नॉट। अच्छा, व्हाट द डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल एनवायरनमेंट? फैक्टर्स आउटसाइड एन ऑर्गेनाइजेशन दैट अफेक्ट इट्स ऑपरेशन। यानी वो फैक्टर्स जो आउटसाइड हैं और वो उस ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशन पर असरअंदाज होते हैं, उन फैक्टर्स को हम ऑर्गेनाइजेशनल एनवायरनमेंट कहते हैं। These factors include, अच्छा उन फैक्टर्स में बेटा क्या क्या आता है? टेक्नोलॉजी, यानी टेक्नोलॉजी क्या है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वालों के पास क्या है, हमारे पास क्या है। इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल ट्रेंड्स क्या हैं, उन लोगों के इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, हमारी इकोनॉमिक कंडीशन क्या है। ठीक है बेटा, इसीलिए इस तरह उन लोगों के पॉलिटिकल ट्रेंड्स क्या हैं, हमारे पॉलिटिकल ट्रेंड्स क्या हैं। हमारे यहाँ एक दूसरे की बात बर्दाश्त नहीं की जाती, वहां पे एक दूसरे की बात बर्दाश्त की जाती है, ये भी एक एनवायरनमेंट का हिस्सा है। करंट इवेंट्स जो होते हैं वो भी रोल प्ले करते हैं ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस पे। मिसाल के तौर पर अगर हड़तालें हो जाती हैं, किसी बड़ी सियासी शख्सियत का कत्ल हो जाता है, हड़तालें हो जाती हैं, फिर धरने जुलूस ये सारी चीजें जो है वो असरअंदाज करती हैं। आप देखें अमेरिका में कभी भी उनके स्कूल्स यूनिवर्सिटियां कभी धरनों की वजह से बंद नहीं हुई हैं। हमारे यहाँ जो यानी कि आप देखते हैं कि थोड़े बहुत इवेंट्स पे यानी जलसे जुलूस होते रहते हैं, फिर धरने लगते रहते हैं और फिर क्या होता है, हमारे तालीमी इदारे जो वो मुतासर हो जाते हैं। द अवेलेबल वर्क फोर्स, आपके पास वर्क फोर्स क्या है, कितने आपके पास वर्क फोर्स हैं। आप देखेंगे अमेरिका में उन लोगों के पास हर स्कूल में 18-20 बच्चों पे एक टीचर होता है, हमारे यहाँ 50-60 बच्चों पे एक टीचर होता है। ठीक है बेटा, उसके अलावा अगर हम हेल्थ की बात करें तो उनके पास, हमारे यहाँ 10-15 हजार बंदों पे एक डॉक्टर होता है, उन लोगों के पास 500-600 बंदों पे एक डॉक्टर होता है। तो ये सारी चीजें मैटर करती हैं परफॉर्मेंस पे। मॉडर्न मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशंस आर शेप्ड बाय टेक्नोलॉजी। यानी कि बेटा जितनी भी मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो टेक्नोलॉजी पे ही चलती हैं, यानी कि उनमें टेक्नोलॉजी का सेंट्रल रोल है, टेक्नोलॉजी ने उनको शेप किया हुआ है। कंप्यूटर गिव्स एम्प्लॉइज एक्सेस टू मोर इंफॉर्मेशन एंड पीपल। यानी जिनके पास कंप्यूटर्स होते हैं, बहुत ज्यादा इंटरनेट होती है,
इंटरनेट के अलावा आपको पता है जो रिसर्च के जर्नल्स होते हैं उनकी एक्सेस होती है, तो उन लोगों को एक्सेस होती है, हमारे यहाँ इतनी एक्सेस नहीं होती। ठीक है बेटा, ये सारी चीजें मैटर करती हैं। इट अलोज मैनेजर्स टू क्लोजली मॉनिटर द एक्टिविटीज ऑफ वर्कर्स। तो यानी कंप्यूटर्स की वजह से और दूसरी टेक्नोलॉजीज की वजह से और जितने सॉफ्टवेयर हैं उनकी वजह से वो अपने एम्प्लॉइज की परफॉर्मेंस को मॉनिटर करते हैं, मैनेजर्स परफॉर्मेंस को मॉनिटर करते हैं। बेटा हमारी यूनिवर्सिटीज में तो ये कल्चर नहीं है, लेकिन वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज में है और कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं पाकिस्तान में, उनमें भी अच्छा कल्चर है कि हर सेमेस्टर के बाद जो टीचर्स हैं उनकी परफॉर्मेंस को एवेल्युएट किया जाता है कि आया वो कुछ बच्चों को उनसे कुछ मिल रहा है या बच्चों के लिए वो दर्द सर बने हुए हैं। हर 6 माह के बाद वो बच्चों से फीडबैक लिया जाता है उन टीचर्स का, बच्चों को फॉर्म्स दिए जाते हैं, प्रोफार्मा दिए जाते हैं, बच्चे उन सवालों को पढ़ते हैं, फिर टीचर की रैंकिंग करते हैं, ये सारे प्रोफार्मास जाते हैं क्यूईसी ऑफिस और फिर वहां पे टीचर्स की परफॉर्मेंस बनती है। अगर टीचर्स की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है तो उसको वार्निंग मिलती है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होता। इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल ट्रेंड्स अफेक्ट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो इकोनॉमिक ट्रेंड्स हैं, पॉलिटिकल ट्रेंड्स हैं, ये सारी चीजें भी ऑर्गेनाइजेशन पर असरअंदाज होती हैं। ऑल ऑर्गेनाइजेशंस आर हेल्प्ड और हर्ट बाय पीरियडिक इकोनॉमिक ग्रोथ और रिसेशन। यानी कि बेटा फॉर एग्जांपल अभी आप देखें बजट कम होगी, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटियों को पैसे नहीं देगी, मुलाजमीन को तनख्वाह नहीं मिलेंगी, तो फिर कैसे काम चल पाएगा यूनिवर्सिटीज का, तो फिर वो यूनिवर्सिटी वो इदारे परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। Most industries also face competition from abroad as well as changes in law such as new environmental standards at home। यानी कि बेटा एक तो कंपटीशन होता है, यानी कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन को दूसरी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनसे चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है, उनसे कॉम्पीट करना पड़ता है। उसके अलावा आए दिन नए नए कवानीन बन रहे होते हैं, उन कवानीन को भी मीटअप करना पड़ता है। अच्छा, करंट इवेंट्स कैन हैव सिग्निफिकेंट इफेक्ट्स इवन ऑन ऑर्गेनाइजेशंस दैट आर फार अवे। यानी वो ऑर्गेनाइजेशन जो कि बहुत दूर हैं, लेकिन उन पर भी जो हालिया वाकयात होते हैं वो बहुत बड़ा असर डालते हैं। इवेंट्स सच एज द राइज इन एनर्जी प्राइसेस, यानी तेल की कीमतें बढ़ जाती हैं, जब इलेक्शन होते हैं, रैलीज एक्सेट्रा अफेक्ट गवर्नमेंट एंड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। यानी इलेक्शंस होते हैं, धरने होते हैं, तेल की कीमतें बढ़ जाती हैं या एहतजाज होते हैं, जलसे जुलूस होते हैं, रैलियां होती हैं, ये सारी चीजें कार्य सरकार में रुकावट डालती हैं, यानी कि ऑर्गेनाइजेशंस के काम में रुकावटें डालती हैं। पॉपुलेशन पैटर्न, पॉपुलेशन पैटर्न आल्सो अफेक्ट ऑर्गेनाइजेशन, यानी आपका जो पॉपुलेशन पैटर्न है वो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन पर असरअंदाज करता है। द एवरेज एज, यानी कि आपके पास एवरेज एज क्या है। फॉर एग्जांपल हमारे एक बहुत अच्छी बात है कि हमारे 55 से 60% आबादी यंग जवानों की है और ये एक बहुत बड़ा असेट होता है। जापान में 50-60% आबादी जो है वो बूढ़े लोगों की है, और आपको पता है बूढ़े लोग तो कुछ भी नहीं कर रहे होते सोसाइटी के लिए। तो ये पॉपुलेशन पैटर्न भी आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए आपके ऑर्गेनाइजेशन पर असरअंदाज होते हैं। द एवरेज एज, लोगों की एवरेज एज क्या है। टिपिकल लेवल ऑफ एजुकेशन, यानी एजुकेशन की लेवल जो है वो क्या है। फॉर एग्जांपल आपको पता है कि हमारे यहाँ यानी बहुत ही कम लोगों के पास यूनिवर्सिटीज की डिग्री होती हैं, काफी सारे लोगों के कॉलेजेस की होती है, स्कूल की होती हैं। तो लेवल ऑफ एजुकेशन क्या है आपकी पॉपुलेशन में, ये भी मैटर करता है। सोशल डाइवर्सिटी क्या है। सोशल डाइवर्सिटी से मुराद है कि मुख्तलिफ तबकों, मुख्तलिफ रिलीजन, मुख्तलिफ मज़ाहब, मुख्तलिफ कौमियतों के लोग, ये भी ऑर्गेनाइजेशन पर असरअंदाज करता है। एंड साइज ऑफ लोकल कम्युनिटी, और लोकल कम्युनिटी की साइज क्या है। डिटरमाइन द अवेलेबल वर्कफोर्स एंड समटाइम्स द मार्केट फॉर एन ऑर्गेनाइजेशंस प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। यानी कि बेटा ये चीजें सारी दो फैक्टर्स को असरअंदाज कर रही होती हैं। एक अवेलेबल वर्कफोर्स, फॉर एग्जांपल हमने यूरोप की बात की थी एक लेक्चर में कि यूरोप में क्या हो रहा है कि बेटा वहां पे आबादी जो है यानी कि कम होती जा रही है, क्योंकि बच्चे इतने पैदा नहीं हो रहे, लोग शादियां नहीं कर रहे, बच्चे पैदा नहीं हो रहे। ठीक है बेटा, तो फिर क्या होता है, स्कूल्स उनको बंद करने पड़ रहे होते हैं। स्कूल्स बंद होते हैं तो फिर आर्मी के लिए उनके पास बंदे नहीं होते,
आर्मी को भी तो नए मेंबर चाहिए ना, नए जवान चाहिए, तो वो आप लोग होते नहीं, ये क्राइसिस पैदा हो जाता है। तो अवेलेबल आपके पास कितने हैं, यानी कि लोग, कम्युनिटी, पॉपुलेशन कितनी है, ये सारी चीजें आपकी ऑर्गेनाइजेशंस पर असरअंदाज करती हैं। उसके अलावा मार्केट, यानी जैसे इंडिया को क्यों वैल्यू दी जाती है, इंडिया पाकिस्तान की जब भी बात होती है तो सारी दुनिया इंडिया को क्यों फेवर करती है, क्योंकि भाई अगर हम पाकिस्तान की वजह से इंडिया से ताल्लुक थोड़े खट्टे मीठे कर देंगे तो इंडिया की आबादी है 1 अरब 30 करोड़, 1 अरब 30 करोड़ आबादी है इंडिया की। ये बहुत बड़ी मार्केट है, और पाकिस्तान की आबादी है 21 करोड़। तो वो कहते हैं 21 करोड़ की वजह से हम 1 अरब 30 करोड़ लोगों को क्यों हम सेक्रीफाइस करें। इसीलिए वो पाकिस्तान को यानी घास भी नहीं डालते, और वो इंडिया की बात मानते हैं, यानी मार्केट की वजह से। हर मुल्क यही करता है। आपको पता है मलेशिया मलेशिया जो है, उसने कश्मीर इशू पर इंडिया की मुखालफत की थी, तो उसका उसका हशर क्या कर दिया इंडिया ने। वो जो ऑयल वहां से होता था, यानी कोई ऑयल वगैरह यानी वहां से इंपोर्ट करता था, वो इंडिया ने इंपोर्ट करना छोड़ दिया, तो बहुत बड़ा नुकसान हुआ मलेशिया को। नतीजतन उन लोगों ने अपने वजीर आजम को ही हटा दिया। उसके कुछ और फैक्टर्स भी थे, लेकिन ये फैक्टर भी इंपॉर्टेंट था महातीर मोहम्मद को डिथ्रोन करने से। तो बेटा ये होता है पावर मार्केट का। जितनी ज्यादा आपकी पॉपुलेशन है तो उतनी ज्यादा बड़ी आपकी मार्केट है, उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस आपको मिलेगी दुनिया के मुल्कों से। अदर ऑर्गेनाइजेशंस आल्सो कंट्रीब्यूट टू द ऑर्गेनाइजेशनल एनवायरनमेंट, यानी कि जो आसपास की दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी अपना रोल प्ले करती हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशंस में। क्या? टू बी कॉम्पिटिटिव, कॉम्पिटिटिव यानी मुकाबले मुकाबले की फजा हो। हॉस्पिटल मस्ट बी रिस्पॉन्सिव टू द इंश्योरेंस इंडस्ट्री, यानी फॉर एग्जांपल एक हॉस्पिटल है, कोई भी हॉस्पिटल है, तो उसको एक अच्छी हॉस्पिटल बनने के लिए बाकी की सारी हॉस्पिटल के साथ compete करना पड़ेगा। उसके लिए किस तरह के चैलेंजेस को रिस्पॉन्स करना पड़ेगा? इंश्योरेंस इंडस्ट्री। फॉर एग्जाम्पल आपके पास कार्ड होते हैं, आप जाते हैं और वो हॉस्पिटल फौरन आपका इंश्योरेंस कंपनी का कार्ड लेकर आपको फौरन एडमिट कर देते हैं, आपको फैसिलिटीज देते हैं। तो वो ऑर्गेनाइजेशन अच्छी होती है, एफिशिएंट होती है। लेकिन आपसे कार्ड लें, फिर 5 दिन लगाएं, फिर डॉक्यूमेंट हो, फिर आपको 2-3 चक्कर काटने पड़े, तो फिर आप तो उस ऑर्गेनाइजेशन को अच्छा नहीं करेंगे। ठीक है बेटा। तो इंश्योरेंस इंडस्ट्री एंड तो ऑर्गेनाइजेशन रिप्रेजेंटिंग डॉक्टर्स, नर्सेज एंड अदर हेल्थ केयर वर्कर्स, यानी दूसरी जितनी भी एसोसिएशंस हैं या जो यानी हॉस्पिटल से एसोसिएटेड जितने भी ऑर्गन्स हैं, उन सब को जो है वो यानी रिस्पॉन्ड करे और एफिशिएंटली हैंडल करे, तो वही हॉस्पिटल फिर एक अच्छी और प्रोडक्टिव ऑर्गेनाइजेशन बन जाती है। It must also be aware of the medical equipment, healthcare procedures and prices available at nearby facilities. यानी उस हॉस्पिटल को काफी चीजों को देखना पड़ता है, जैसे भाई मेडिकल इक्विपमेंट, कौन सी मशीनें हमारे हॉस्पिटल में मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल जितनी मॉडर्न मशीनें आपके पास होंगी उतनी आप अच्छे ऑपरेशंस कर पाएंगे, उतने ज्यादा पेशेंट्स आपके पास आएंगे, उतना ज्यादा रेवेन्यू आप कमा सकेंगे। हेल्थ केयर प्रोसीजर्स, आपके पास किस किस क्या क्या प्रोसीजर्स परफॉर्म किए जाते हैं, क्या क्या स्पेशलिटीज के डॉक्टर आपके पास अवेलेबल हैं, ये चीज भी मैटर करती है। और आप कितना चार्ज करते हैं, ऐसा तो नहीं आप बहुत ज्यादा प्राइस चार्ज करते हैं। अगर आप रीजनेबल प्राइस में अच्छी सर्विसेज देते हैं तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन कहलाती है। तो बेटा ये था आज का लेक्चर जिसको हमने 3 सेशन में खत्म किया। अब अगर कोई सवाल हो या कोई बात ऐड करना चाह रहे हो तो मोस्ट वेलकम। जी बेटा, एनी क्वेश्चन और एनीथिंग वुड यू लाइक टू ऐड? सर जैसे आपने बताया कि सब ऑफिसर एक जैसे नहीं होते, सब वैसे ही सब वडेरे चौधरी वगैरह एक जैसे नहीं होते, यही बताना चाहता था मैं सर। जी कुछ बिल्कुल अच्छे भी होते हैं, गरीब लोगों की मदद भी करते हैं, हेल्प भी करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बेटा, ये चीज फितरी है, 5 उंगलियां कभी बराबर नहीं होती। और ये बात मैं आपको ये भी बताऊं कि सारे बुरे भी नहीं होते, और बुरे कम होते हैं, अच्छे ज्यादा होते हैं। जी सर। सर वो जहाँ भी मतलब वडेरा चौधरीयों का नाम आता है तो वहाँ यही सोचा जाता है कि सब बुरे हैं, सब मतलब के होते हैं कि दबा के रखते हैं।
यही चीज मैं बोलना चाह रहा था कि जब भी मैंने नोट किए सब सर यही बोलते हैं कि वडर ये ऐसे 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 फायदा लेते रहते हैं अपना, तो इसलिए मैंने बोला कि शेयर कर लूं अपना। नहीं नहीं नहीं, आपने बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया और मैं आपके साथ एग्री करता हूँ। असल में बेटा हमारे यहाँ क्या है कि मीडिया ने और फिर जितना भी अदब है, यानी लोगों ने लिखा है, नावल लिखे हैं, उसमें उन्होंने वडेरों को हमेशा यानी एक नेगेटिव रोल में दिखाया है। ये भी है, अच्छे भी हैं बुरे भी हैं। हमें अच्छों की मिसाल भी बतानी चाहिए कि किस तरह से वो अच्छे हैं, और वो अपने जो गांव वाले होते हैं उन सबको अपने बच्चों की तरह डील करते हैं, उनकी बेटियों को अपनी बेटियां समझते हैं, उनकी उनके गम में उनके साथ होते हैं, उनकी मदद करते हैं, उनको प्रोटेक्ट करते हैं। ऐसे अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं, हमें दोनों को कोट करना चाहिए। जी बेटा, एनीवन एल्स? हेलो। हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी बेटा। सर कुछ जो लोग होते हैं अपने आप के लिए एफिशिएंट होते हैं, क्यों सर? ये इसका आप एग्जाम्पल देना कुछ चाहिए। लोग खुद अपने आप के लिए एफिशिएंट होते हैं। उसका कोई आप एग्जाम्पल बताए ना, कैसे एफिशिएंट होते हैं अपने आप के लिए। सर जैसे कि सर हमारे सर पार्कर में एक ये डिप्लो है, उसमें एक सर कॉलेज टूटा हुआ था, उसको एक महीने में उस जो डीएसपी था ना, वो रिटायर होने वाला था हम्म। सर, उसने एक महीने में उसकी मरम्मत करवा ली थी। जी 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 जी। अच्छा बेटा, वो ये कहते हैं कि सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी उन लोगों में बहुत ज्यादा होता है। और आपने बहुत अच्छी बात की, इंडिविजुअल भी, इदारे भी एफिशिएंट होते हैं और पर्सन भी एफिशिएंट होते हैं। यानी अगर आप चाहें, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि यार मैं पढ़ाई में एफिशिएंट होना चाहता हूं, तो आप क्या करेंगे? अपने आप को और ज्यादा इफेक्टिव बनाएंगे, अपनी परफॉर्मेंस को और ज्यादा बेहतर करेंगे। वो सारी रुकावटें हैं जो यानी आपको आपके सामने रुकावटें होती है, आप वो हटाएंगे। एक मैं आपको मिसाल देना चाहूंगा बेटा, कि जैसे किसान होता है, तो किसान क्या करता है? वो जब कपास वगैरह यानी कपास हो, गंदम हो, वो बोता है, तो वो जो सले होते हैं वो जब जमीन से उठने लगते हैं, तो उनके साथ साथ एक और भी बुशेस होते हैं जिनका बीज डाला नहीं जाता, लेकिन वो खुद ब खुद पैदा हो जाते हैं। ठीक है बेटा? तो अब किसान क्या करता है? उनको वो काटता है, फजूल का जो घास फूस होता है उसको वो काटता है। क्यों काटता है? ताकि सूरज की रोशनी, पानी, कलर, जो भी हो, फर्टिलाइजर, वो मुकम्मल का मुकम्मल उस पौधे को मिले जो डिजर्व करता है, जो हमें कल कुछ ना कुछ देने वाला है। ये जो फजूल का घास फूस है, उसको ये चीजें नहीं मिलनी चाहिए। तो बेटा बिल्कुल उसी तरह हमारी लाइफ भी उस जमीन की तरह होती है, और हमारी पढ़ाई है उस पौधे की तरह है जो हमें कल कुछ ना कुछ देने वाली है, हमारी लाइफ को बनाने वाली है। लेकिन इस पौधे की राह में रुकावट कौन सा घास फूस है? आपका फेसबुक, आपका व्हाट्सएप, आपकी सोशल मीडिया, आपके फ्रेंड्स, काफी सारी चीजें होती है जो घास फूस की तरह आपके उस पौधे को आपका टाइम पहुंचने ही नहीं देते। आप किताबें नहीं पढ़ रहे होते और चीजें नहीं कर रहे होते जो उस पढ़ाई के लिए लाजमी होते हैं। तो बेटा आप एफिशिएंट कैसे बन सकते हैं? जब आप उस फजूल की घास फूस को काटना शुरू कर देंगे। आप कहेंगे यार ये फेसबुक है, क्या मिल रहा है मुझको? जितना मुझसे ये ले रहा है उतना मुझको मिल ही नहीं रहा। आपने डिलीट कर दिया, अकाउंट ही डिलीट कर दिया। इसी तरह आप मुख्तलिफ जो इंटरनेट इस्तेमाल ही नहीं करते, आप किताबें ज्यादा पढ़ते हैं, आप डिस्कशन ज्यादा करते हैं, आप अपने आप को ज्यादा डेवलप करते हैं, ताकि आपका मुस्तकबिल और ज्यादा अच्छा और शाइनी हो जाए। तो बेटा ये भी आप एफिशिएंसी अप्लाई कर रहे होंगे। जी बेटा, एनीवन एल्स? सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर हमारे जो इदारे हैं सर, जो जैसे कि कंपेयर किया जाए, सरकारी है प्राइवेट है सर, तो सरकारी के कंपेयर कंपैरिजन में सर जो प्राइवेट है वो ज्यादा काम करते हैं सर। हम्म। तो सर मीन जैसे कि एक प्राइवेट स्कूल हो गया, एक सेकेंडरी स्कूल हो गया, हम्म। तो सर हम जो है इनको कैसे मीन बेटर कर सकते हैं? बेटा देखिए, प्राइवेट स्कूल में क्या होता है, अगर आप प्राइवेट स्कूल के टीचर हैं, तो आप अगर नहीं जाएंगे स्कूल में, 5 दिन नहीं जाएंगे, तो आपको तनख्वाह मिलेगी? नहीं सर। तनख्वाह नहीं मिलेगी। इवन आप अगर 2 घंटे लेट भी गए तो उस 2 घंटों की तनख्वाह आपकी कट जाएगी। ठीक है बेटा?
इतना इतना चेक इन बैलेंस होता है वहां पे, यानी आपकी परफॉर्मेंस को मॉनिटर किया जाता है। बेटा वही चीज सरकारी स्कूलों में होनी चाहिए, मॉनिटर की जाए वहां पे। ठीक है बेटा, चेक इन बैलेंस। अच्छा, दूसरी चीज जो सरकारी इदारों को बेटा तबाह बर्बाद करके रख देती है ना, वो एक ये चीज है कि हमारे यहाँ जो टीचर भर्ती हो जाता है वो पक्का हो गया, फॉर एग्जाम्पल वो पक्का हो गया भाई, अब ये पक्का हो गया, अब वो अपने आप को फिरौन समझने पर बैठ जाता है कि भाई मुझे तो अब कोई निकाल नहीं सकता, मैं पढ़ाऊं ना पढ़ाऊं कोई मसला ही नहीं है। तो मेरा ये कहना है कि ये जो पक्के कर देते हैं टीचर को, ये नहीं होना चाहिए। किसी भी वक्त अगर महसूस हो कि ये टीचर परफॉर्म नहीं कर रहा, उसको घर भेज दिया जाए, उसको कुछ भी ना मिले, ना पेंशन हो ना कोई चीज हो, तब जाकर वो मजबूर होंगे पढ़ाने के लिए, मजबूर होंगे कुछ ना कुछ देने के लिए। आपने उसको आजाद छोड़ा हुआ है, आप कहते हैं भाई आप पढ़ाओ ना पढ़ाओ कोई मसला नहीं, घर बैठे रहो, बस तनख्वाह खाते रहो, आपसे कोई पूछेगा नहीं। इस माहौल में कौन बेटा आपका इदारा परफॉर्म करेगा? पहली बात, चेक इन बैलेंस, मॉनिटरिंग, जो अच्छा करे उसको अप्रिशिएट करें, जो बुरा करे उसको पनिश करें, ये चीजें। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि भाई ये जो रेगुलर किए जाते हैं ना टीचर, ये रेगुलर ना हो। ये तालीम का निजाम पूरा प्राइवेट को दिया जाए कि भाई आप ये प्राइवेट इदारे चलाएंगे, गवर्नमेंट का कोई स्कूल ही नहीं होगा। जैसे ये बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में आपको पैसे मिलते हैं, तो जितनी भी बजट है आपकी एजुकेशन की, आप इस तरह से कार्डों के जरिए गरीब जो स्टूडेंट हैं उनके घरों तक पैसे पहुंचाएंगे, भाई ये पैसे हैं और आप लोग प्राइवेट स्कूल में जाके पढ़ें, तब जाकर आपकी यानी इंस्टीट्यूशन बेहतर होंगे। जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है तो वो फिर परफॉर्म नहीं करेंगे आपके। जी, एनीवन एल्स? हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी बेटा। सर मैं कुछ ऐड करना चाह रहा हूँ कि सर ये इस वजह से हमारा सिस्टम खराब है क्योंकि हमारे पॉलिटिशियन करप्ट है। हम्म। और सरकारी इदारों में सर आप कहीं भी जाएं वहाँ पे काम ना करने के हुकूमत से पैसे लेते हैं, और काम करने के ना वो जो बंदे जाते हैं दरख्वास्त लेके जाते हैं उनसे पैसे लिए जाते हैं। जी बेटा, बिल्कुल बिल्कुल। तो मेन मसला ही करप्शन है सर। जब तक हमारे अच्छे लीडर नहीं आएंगे, कोई डंडा नहीं करेगा, उसके अलावा ये सिस्टम सही नहीं हो सकता। हम लोग चाहे जितने भी बातें कर अच्छा लें इधर बैठ के। अच्छा, उसके लिए क्या हमें दुआएं करनी चाहिए या हमें कुछ प्रैक्टिकल करना चाहिए? नहीं सर, हमें स्टैंड लेना चाहिए, लेकिन हम खुद ही स्टैंड नहीं ले रहे तो ये किस तरह होगा सर? मेरे को ये नहीं समझ आ रहा। अच्छा, मैंने आपको शुरू में आपको एक कहानी सुनाई थी कि एक चोर था, वो किसी घर में चोरी करने जाता है, याद है आप लोगों को? जी सर, याद है। अच्छा, चोरी करने जाता है वो, यानी रोशनदान से जंप करता है, वो रोशनदान टूटता है, वो काजी के पास जाता है कि भाई मेरी टांग टूट गई है, इसने कमजोर रोशनदान डाला था। बेटा आप उस शिकायत को अगर याद करेंगे तो फाइनली आप ही जिम्मेदार होते हैं हर चीज के, क्योंकि इन करप्ट पॉलिटिशियंस को लाता कौन है? इन करप्ट पॉलिटिशियंस को आप लाते हैं, आप जो शहरी होते हैं वो लाते हैं। आप ठीक से वोट ही नहीं देते। हमारे यहाँ पॉलिटिकल सोशलाइजेशन नहीं है। आपने सोशलाइजेशन का चैप्टर पढ़ा तो ये बात हमें ऐड करनी चाहिए, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, यानी सियासत में एक आम शहरी का रोल क्या है, ये चीजें हमारे शहरियों को सिखानी चाहिए। फिर भाई आपका रोल क्या है, आप वोट, आपका वोट कितना इंपॉर्टेंट होता है और आप उस वोट को किस तरह से पॉजिटिव वे में इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे यहाँ इतनी जहालत है, लोगों से पूछते हैं, लोग कहते हैं भाई फला हमारा पीर है मुर्शिद है, वो अगर कहेगा भैंस के ऊपर ठप्पा लगा लो तो हम भैंस को वोट दे देंगे। भाई ये क्या शऊर है? ये कोई शऊर नहीं। आपने अपनी कौम का सोचना होता है, अपने अपने बच्चों का सोचना होता है, अपने मुल्क का सोचना होता है, अपने वतन का सोचना होता है, तब जाकर आप अच्छे से। लेकिन आप तो इन चीजों का सोचते ही नहीं है। आपको तो या तो नहीं सर, एक बात आपको सर, या मैं तो एक और बात ऐड करना चाहता हूँ। आपको या तो बिरयानी की प्लेट खिलाई जाती है, या तो किसी पट्टे वाली के आर्डर मिलते हैं, या कोई और यानी आपको लालच मिलती है, तो लोग उस तरह से वोट दे रहे होते हैं, प्रॉपरली वोट नहीं देते। जी सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ई वोटिंग का सिस्टम भी तो आ सकता है ना पाकिस्तान में सर। बेटा, इस पे बात हो उससे रही है, धांधली नहीं होगी। इससे बात हो रही है। ये बोल रहे हैं तो आ सकता है, लेकिन कुछ लोग इसका मुखालिफत कर रहे हैं, तो फिर हमारे लीडर ही नहीं चाहते कि चेंज आए सर, फिर हम क्या करें? असल में बेटा मसला पता है क्या है? मसला ये है कि आपकी जो स्ट्रक्चर बनी हुई है ना, अब ई वोटिंग के जरिए कौन मानेगा नतायज को? फिर कहेंगे धांधली हो गई, हम मानते नहीं। ठीक है बेटा, तो और ये जो ई वोटिंग में धांधली और ज्यादा आसान हो जाएगी, कोई भी वोटों पर असरअंदाज हो सकता है। ये जो रशिया पे इल्जाम लगाया था ना उन्होंने, डोनाल्ड ट्रंप को हेल्प की थी इलेक्शन में, वो ई वोटिंग के जरिए उन्होंने, उन पे इल्जाम था कि ई वोटिंग के जरिए उन्होंने किया है। तो इश्यूज हैं, उसका फायदा भी है, उसके नुकसानात भी हैं, उस पर और ज्यादा काम करने की जरूरत है, उस पर और ज्यादा रिसर्च करने की जरूरत है।
ताकि कोई अच्छा वायबल तरीका जो वो ढूंढा जा सके। जी बेटा, और कोई है बच्चा या हम सेशन को एंड करें? चले ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज सर, थैंक यू सर। अल्लाह हाफिज सर, अल्लाह हाफिज।